नोएडा के दिल में, बंद दरवाजों के पीछे और रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे एक ऐसा घर खड़ा था जो जल्द ही पूरे देश में कुख्यात हो जाएगा। एक ऐसी जगह है जहां मासूमियत गायब हो गई और अकल्पनीय डरावने सपने आकार लेने लगे। ये है निठारी के उस हॉरर हाउस की स्टोरी जहां हर कोने में अंधेरा पसरा था और सच्चाई इतनी सिहरन भरी थी जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर हिम्मत है तो आइए और उन राजों को देखिए जिन्होंने एक शांत मोहल्ले को दहशत के केंद्र में बदल दिया। निठारी गांव एक ऐसा गांव जहां हर गली में बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन अब इन गलियों में सन्नाटा पसरा है। हर घर में एक खालीपन, हर चेहरे पर एक सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक मासूम बच्चे गायब होते गए, कोई स्कूल से लौटते वक्त, कोई खेलते खेलते, और हर बार गांव की उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। डर अब हर दिल में घर कर गया है। माँ बाप अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरते हैं। हर शाम एक नई दहशत, एक नई बेचैनी। निठारी अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि गुमशुदा मासूमियत की कहानी बन चुका है। निठारी की छोटी चाय की दुकानों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। पहले वे सिर्फ थ्योरीज थीं, बेमतलब को समझने की बेताब कोशिशें। कुछ ने कहा कि बच्चों को ट्रैफिक करने वाला एक गैंग एरिया में काम कर रहा था जो बच्चों को जबरन मजदूरी या भीख मंगवाने के लिए उठा रहा था। दूसरों ने ऑर्गन हार्वेस्टिंग रिंग्स की बात की, एक डरावनी अफवाह जो कम्युनिटी में आग की तरफ फैल गई। ये कहानियां डर और शहर के प्रति गहरे अविश्वास से पैदा हुई थीं जिसने उनके गांव को घेर रखा था। माता पिता अपने दुख में खोए हुए किसी भी एक्सप्लेनेशन से चिपके रहे, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। उनका बच्चा कहीं जिंदा है, यह सोचना अनजानी खामोश ऑल्टरनेटिव से ज्यादा सहन करने लायक था। जैसे जैसे महीने बीतते गए और लापता बच्चों की संख्या बढ़ती गई, फुसफुसाहट एक स्पेसिफिक जगह की ओर मुड़ गई। लोग सेक्टर 31 में हाउस D5 के बारे में बात करने लगे। यह एक अमीर बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पंडेर का घर था। उनका घर गांव के किनारे पर था, ठीक वहीं जहां कई बच्चों को आखिरी बार देखा गया था। यह आसपास की मामूली झोपड़ियों से ज्यादा बड़ा, ज्यादा इम्पोजिंग स्ट्रक्चर था। उस जगह पर एक अजीब सी ऑरा छाई हुई थी। पड़ोसियों ने अजीबोगरीब आवाजाही की रिपोर्ट दी। उन्होंने उस आदमी के डोमेस्टिक हेल्पर सुरेंद्र कोहली की बात की जो अक्सर बच्चों को मिठाई और चॉकलेट का लालच देकर घर में बुलाता था। लापता बच्चों के माता पिता ने खुद डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। पायल, जो सबसे पहले गायब हुई थी, पंडेर के घर गई थी। दूसरे लापता बच्चों को प्रॉपर्टी के पास खेलते देखा गया था। माता पिता इन्फॉर्मेशन के इन टुकड़ों के साथ अपना शक D5 पर केंद्रित करने लगे। उन्हें कोहली याद आया, उसकी बेचैन करने वाली प्रेजेंस और बच्चों से दोस्ती करने की उसकी कोशिशें। जो कहानियां उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर की, उन्होंने एक डिस्टर्बिंग पिक्चर बनाई। कोहली अकेला था, एक ऐसा आदमी जो अपने आप में रहता था, लेकिन स्थानीय बच्चों में उसकी अननेचुरल इंटरेस्ट थी। घर खुद उनके डर का प्रतीक बन गया। गांव वालों के बीच बढ़ती सहमति के बावजूद उनके डर सिर्फ फुसफुसाहट ही बने रहे। वे पंडेर जैसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल आदमी का सामना करने से डरते थे। वे एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ बेबस थे जिसे वे मानते थे कि वह अमीरों के प्रति पक्षपाती था। D5 के बारे में कहानियां बंद दरवाजों के पीछे शेयर की जाती थीं, एक सामुदायिक रहस्य जो निठारी के दिल में पनप रहा था। माता पिता फंस गए थे। वे जानते थे कि उस घर में कुछ बहुत गलत था, फिर भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई पावर नहीं थी और कोई ऐसा नहीं था जिससे वे अपनी चिंताओं को गंभीरता से लेने के लिए कह सकें। सच्चाई वहीं थी, बस गली के पार, लेकिन वह दौलत और इन्फ्लुएंस की दीवार से प्रोटेक्टेड थी। पेरेंट्स हमेशा शांत नहीं रहे। हताश होकर वे पुलिस के पास गए। बार बार उन्होंने सेक्टर 20 नोएडा के लोकल पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की। उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, उनकी आवाजें दुख और डर से भारी थीं। उन्होंने नामों की एक लिस्ट दी, खोए हुए बच्चों की बढ़ती हुई लिस्ट पायल, पिंकी रचना रिम्पा। उन्होंने उंगली उठाई हाउस D5 और सुरेंद्र कोहली के अजीब बिहेवियर को लेकर अपनी सस्पिशन शेयर की। उन्होंने ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट की कि वे घर की इन्वेस्टिगेशन करें, उसके रेजिडेंट्स से क्वेश्चन करें, कुछ भी करें अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। उनकी रिक्वेस्ट को ठंडी ब्यूरोक्रेटिक इंडिफरेंस की दीवार मिली। पुलिस का रिस्पांस अपैथी का मास्टर क्लास था। ऑफिसर्स ने पेरेंट्स की चिंताओं को अनएजुकेटेड विलेजर्स की बकवास कहकर डिसमिस कर दिया। उन्होंने हर केस को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट माना, उस डरावने पैटर्न को देखने से मना कर दिया जो कम्युनिटी के लिए बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने सजेस्ट किया कि यंग गर्ल्स लवर्स के साथ भाग गई थीं। उन्होंने क्लेम किया कि बच्चे शायद हार्टली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम ढूंढने के लिए भाग गए थे। उन्होंने कुछ पेरेंट्स पर नेग्लिजेंस का आरोप भी लगाया। पुलिस फोर्स
जिसे लोगों का प्रोटेक्टर होना चाहिए था, उसने पूरी कम्युनिटी को गैसलाइट किया, उनके दुख को इनवैलिडेट किया और मदद के लिए उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया। इस ऑफिशियल निग्लेक्ट ने निठारी में हॉरर को अनचेक्ड जारी रखने दिया। 1 साल से ज्यादा तक जैसे जैसे और बच्चे गायब होते गए, पुलिस एक भी मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन करने में फेल रही। कोई सीरियस सर्च लॉन्च नहीं की गई। D5 से किसी से भी ठीक से क्वेश्चन नहीं किया गया। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट एक भूली हुई फाइल कैबिनेट में धूल खाती रही। सिस्टम की फेलियर पूरी तरह से थी। यह क्लास प्रेजुडिस से पैदा हुई फेलियर थी, जहां गरीबों की शिकायतों को अटेंशन के लायक नहीं समझा गया। मार आस्केर्सॉन नस्ते के अनपिन बच्चों की जिंदगियों को डिस्पोजेबल समझा गया। उनके गायब होने को सिर्फ एक स्टैटिस्टिक माना गया, जो पुलिस के टाइम या रिसोर्सेज के लायक नहीं थी। फैमिलीज ने खुद को पूरी तरह से अबैंडन्ड महसूस किया। उन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे और अब वे जस्टिस में अपना विश्वास खो रहे थे। उन्होंने छोटे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, अपने मुस्कुराते बेटों और बेटियों की फीकी तस्वीरें पकड़े हुए, लेकिन उनकी आवाज़ें इतनी धीमी थीं कि पावर के गलियारों तक नहीं पहुंच पाई। मीडिया अभी तक इंटरेस्टेड नहीं था। नोएडा शहर अपनी प्रोग्रेस की लगातार मार्च जारी रखे हुए था, अपने भूले हुए कोनों में सड़ रही गंदगी से बेखबर। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई गई इंडिफरेंस की दीवार ने निठारी के मॉन्स्टर को अपना भयानक काम जारी रखने के लिए टाइम और कवर दिया, जो सबके सामने छिपा हुआ था। निठारी के उस घर से उठती बदबू इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सांस लेना भी मुश्किल समझने लगे थे। हर कोई सोच रहा था, आखिर ये सड़ांत किस चीज की है। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां की हवा में एक अजीब सा डर और रहस्य घुला हुआ था। हर कोना, हर दीवार जैसे कोई खौफनाक राज छुपाए बैठी थी। ये सिर्फ एक बदबू नहीं थी, ये एक ऐसे सच की आहट थी जिसे जानना किसी के लिए भी आसान नहीं था। निठारी की गलियों में उस दिन सिर्फ सड़ांत नहीं, बल्कि डर और बेचैनी भी तैर रही थी। निठारी कांड की सबसे भयानक और चौंकाने वाली घटना थी नाले में मिला कंकाल। जब पुलिस ने नाले की सफाई शुरू की तो उन्हें एक के बाद एक कई कंकाल मिले। ये दृश्य किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। इन कंकालों की खोज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस खौफनाक सच को जानकर स्तब्ध था। निठारी गांव में हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल था। लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये कंकाल किसके हैं। ये वही घर है जिसे लोग द हाउस ऑफ सीक्रेट्स के नाम से जानते हैं। इस घर की दीवारों के पीछे छुपे थे ऐसे राज जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हर कमरा, हर कोना एक नई कहानी कहता था। मासूम बच्चों की चीखें, गुमशुदा सपनों की परछाइयां और एक ऐसा खौफ जो पूरे मोहल्ले में फैल गया था। पुलिस जब इस घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें हर जगह से ऐसे सबूत मिले जो इस रहस्य को और गहरा बना रहे थे। यह घर अब सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक ऐसे सच का गवाह बन चुका था जिसे छुपाने की हर कोशिश नाकाम रही। यही है द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, जहां हर दीवार के पीछे छुपा था एक खौफनाक सच। एक खामोश कमरे में पुलिस के सामने बैठा था वो शख्स जिसकी हैवानियत ने पूरे देश को हिला दिया था। सुरेंद्र कोहली ने जब अपना जुर्म कबूल किया तो हर लफ्ज सुनने वालों की रूह तक को कपकपा दिया। उसने बताया कि कैसे मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर लाता था और फिर उनके साथ दरिंदगी करता था। उसकी स्वीकारोक्ति में न कोई पछतावा था, न कोई डर। हर सवाल के जवाब में एक खौफनाक सच छुपा था कि इंसान के चेहरे के पीछे कभी कभी शैतान भी छुपा होता है। निठारी कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को घर के पिछवाड़े में एक के बाद एक चौंकाने वाले सबूत मिले। खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से मानव हड्डियां और कंकाल निकलने लगे। हर कंकाल के साथ एक मासूम की दर्दनाक कहानी जुड़ी थी जो अचानक गायब हो गया था। फोरेंसिक टीम ने इन हड्डियों को सावधानी से एकत्रित किया ताकि सच सामने लाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि हर नई हड्डी एक और अनसुलझे रहस्य की गवाही दे रही थी। यह हड्डियों की कतार निठारी के उस खौफनाक सच की ओर इशारा कर रही थी जिसे जानकर पूरा देश दहल उठा। निठारी कांड का शिकारी बेहद चालाक और बेरहम था। वो अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी से फांसता था, कभी मिठाई का लालच देकर तो कभी काम मिलने का झांसा देकर। उसकी नजर हमेशा उन मासूमों पर रहती थी जो अकेले या असहाय दिखते थे। वो अपने शिकार को घर के अंदर बुलाता और फिर दरवाजे बंद कर देता। इसके बाद शुरू होती थी उसकी क्रूरता, जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। हर कदम सोच समझकर, बिना किसी डर के वो अपने शिकार को टारगेट बनाता था। उसकी बेरहमी और चालाकी ने पूरे निठारी को दहला दिया था।
लगभग 2 साल तक सबसे भयानक अपराध एक नॉर्मल घर में, एक नॉर्मल गली में होते रहे और ईमानदारी से कहूँ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुरेंद्र कोहली का अपने कामों को छिपाने की क्षमता शायद उतनी ही चौंकाने वाली थी जितनी कि वो हरकतें खुद। उसने नॉर्मल होने का एक परफेक्ट नकाब पहन रखा था। बाहर की दुनिया के लिए वह बस एक शांत मेहनती घरेलू सहायक था। वह वो आदमी था जो अपने मालिक के लिए छोटे मोटे काम करता था, घर की सफाई करता था और अपने काम से काम रखता था। यह सीधा साधा नकाब ही उसका भेष था। वह निठारी में रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल गया था। किसी को उस राक्षस पर शक नहीं हुआ जो शांत बाहरी रूप के नीचे छिपा हुआ था। ये नॉर्मल होना ही वह ऐड थी जिसके नीचे उसकी बुराई पनपी। घर D5 से खतरे की कोई आवाज नहीं आती थी। वह गली में बस एक और बिल्डिंग थी। अंदर से आने वाली आवाजें पड़ोस की रोजमर्रा के शोर से दब जाती थीं। ट्रैफिक की आवाजें, कंस्ट्रक्शन की आवाजें, जिंदगी के चलते रहने की आवाजें। कोहली सावधान था। उसने अपने अपराध बंद दरवाजों और सील की हुई खिड़कियों के पीछे की। उसने कबूल किया कि वह अपने शिकार की चीखों को दबाने के लिए टेलीविजन तेज आवाज में चलाता था। ध्वनिक अकूस्टिक छिपाव का यह आसान सा काम बेरहमी से असरदार था। इसने उसे कत्ल और शरीर के टुकड़े करने की इजाजत दी, जबकि पड़ोसी कुछ ही फीट दूर अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, बगल में हो रही क्रूरताओं से पूरी तरह अनजान। प्रूफों को ठिकाने लगाना भी इस सावधानी से बनाए गए धोखे का हिस्सा था। कोहली ने क्यूटे हुए शरीर के हिस्सों से छुटकारा पाने के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल किया। वह तब तक इंतजार करता था जब तक गली अंधेरी और सुनसान न हो जाए। फिर वह चुपके से निकलता और शरीर के अंगों वाली प्लास्टिक की थैलियों को घर के पीछे बहने वाली खुली नाली में फेंक देता। यह एक सुविधाजनक और लंबे समय तक असरदार डंपिंग ग्राउंड था। वह जानता था कि सीवर सिस्टम अक्सर बंद और खराब रहता है। वह अपने रहस्यों को छिपाने के लिए गंदगी और लापरवाही पर निर्भर था। बाकी बचे हुए शरीर के हिस्से उसने अपने घर के पीछे खोदे गए गड्ढों में दफन कर दिए, जिन्हें जल्दी से मिट्टी से ढक दिया गया, जो ऊपर से दिखाई नहीं देते थे। हत्या और छुपाने का यह रूटीन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, एक गहरा राज जो उसके रोजमर्रा के जीवन में घुल मिल गया। वह एक शिकार को फुसलाता, मारता और ठिकाने लगाता और अगले दिन उसे बरामदे में झाड़ू लगाते या किराने का सामान खरीदते देखा जाता था। इस भयानक दोहरेपन ने आतंक को बिना पता चले रहने दिया। पुलिस की शुरुआती बेरुखी सीधे उसके काम आई। हर बार जब एक माता पिता की शिकायत को खारिज कर दिया गया, हर बार जब एक लापता बच्चे की रिपोर्ट दर्ज की गई और भुला दी गई, तो इसने उसके इस विश्वास को मजबूत किया कि वह अदृश्य था। सिस्टम की विफलता वह हवा थी जिसमें कोहली सांस ले रहा था, जिससे उसे परफेक्ट भयानक नॉर्मल होने के नकाब के पीछे से अपने आतंक का राज जारी रखने की इजाजत मिली। निठारी कांड की गहराइयों में उतरते हैं तो इंसानियत की सारी हदें टूटती नजर आती हैं। यहाँ मासूमियत को बेरहमी से कुचला गया और इंसान के भीतर छुपे हैवान का सबसे डरावना चेहरा सामने आया। हर लाश, हर चीख, हर गुमशुदा बच्चा, इन सब के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसे सुनकर रूह कांप उठे। यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह अमानवीयता की पराकाष्ठा थी। निठारी की गलियों में पसरा सन्नाटा उन मासूमों की चीखों की गूंज बन गया जो कभी लौटकर नहीं आई। यह अध्याय हमें याद कराता है कि जब इंसान अपनी संवेदनाएं खो देता है तो वह कितनी गहराई तक गिर सकता है। निठारी कांड के बाद गांव में सिर्फ सन्नाटा और मातम रह गया था। हर घर से चीखें उठ रही थीं, हर गली में दर्द की लहर दौड़ रही थी। माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए बेसुध से बैठे थे। उनकी उम्मीदें राख हो चुकी थीं और दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर हमारे मासूमों के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह शोक का ज्वालामुखी था जिसमें हर किसी का दिल जल रहा था। गांव की फिजा में सिर्फ आंसुओं की आवाज थी और हर आंख में एक ही दर्द, अपनों को खोने का। यह वो घड़ी थी जब इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। दर्द और शोक की इस लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। D5 बंगले का घेराव यानी द सीज ऑफ D5 निठारी कांड की सबसे निर्णायक घड़ी थी। जैसे ही पुलिस को बच्चों के गायब होने और हत्याओं की खबर मिली, पूरा इलाका दहशत में आ गया। पुलिस ने D5 को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ जमा हो गई, मीडिया की नजरें हर हरकत पर थीं। पुलिस को एनकाउंटर था कि अंदर कुछ बड़ा छुपा है। अधिकारियों ने पूरी रणनीति के साथ बंगले में घुसने की तैयारी की। बंगले के अंदर घुसते ही पुलिस को जो मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। कमरों में बिखरे सबूत, खून के धब्बे और वो सुरंग जिससे कई राज बाहर आए। पुलिस और अपराधियों के बीच तनाव चरम पर था। हर कोना, हर कमरा, हर चीज की बारीकी से तलाशी ली गई। यह घेराव सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि उस खौफनाक सच का था जो निठारी की गलियों में छुपा बैठा था।
D5 का घेराव इंसाफ की ओर पहला बड़ा कदम साबित हुआ। शिकारी की मानसिकता को समझना आसान नहीं है। उनके दिमाग में क्या चलता है, ये जानना एक रहस्य की तरह है। शिकारी अक्सर अपने शिकार को एक वस्तु की तरह देखते हैं, न कि एक इंसान की तरह। उनके लिए यह एक खेल है जिसमें वे जीतना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक अजीब सी संतुष्टि होती है जब वे अपने शिकार को तकलीफ में देखते हैं। यह संतुष्टि उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। शिकारी की मानसिकता को समझने के लिए हमें उनके अतीत में झांकना होगा। उनके जीवन के अनुभव, उनकी परवरिश और उनके आसपास का माहौल, इन सब का उनके दिमाग पर गहरा असर होता है। ये सब मिलकर एक शिकारी की मानसिकता को जन्म देते हैं, और जब ये मानसिकता एक बार बन जाती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। उसकी मानसिकता को समझना और उसे रोकना समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह जरूरी है ताकि हम और मासूम जिंदगियों को बचा सकें। निठारी कांड की भयावहता सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं थी। इसमें एक बड़ा हाथ था उन लोगों का जो सिस्टम का हिस्सा थे और जिनकी लापरवाही ने इन मासूम जिंदगियों को बचाने का आखिरी मौका भी छीन लिया। कई बार परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। सिस्टम की सुस्ती और संवेदनहीनता ने अपराधियों को खुली छूट दे दी। जब तक मीडिया ने इस मामले को उजागर नहीं किया, तब तक सिस्टम ने अपनी आंखें मूंद रखी थीं। जांच कमेटियां बनी, लेकिन सवाल यही रहा, अगर समय रहते कार्रवाई होती तो क्या इतनी मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थीं? निठारी कांड ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब सिस्टम ही असफल हो जाए तो आम आदमी किसके पास जाए। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता की कहानी है। न्याय का रास्ता अक्सर सीधा नहीं होता। द लेब्रिंथ ऑफ जस्टिस यानी न्याय की भूल भुलैया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई मोड़, पेचीदगियां और चुनौतियां छुपी होती हैं। जब कोई अपराध होता है तो पीड़ितों और उनके परिवारों को उम्मीद होती है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, लेकिन अदालतों की लंबी सापो क्रिया, प्रूफों की जांच, गवाहों के बयान और कानून की जटिलताएं, ये सब मिलकर न्याय की राह को और भी कठिन बना देते हैं। कई बार सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वकील, पुलिस, जज, हर कोई अपने अपने तरीके से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस भूल भुलैया में कई बार निर्दोष भी फंस जाते हैं और दोषी छूट जाते हैं। फिर भी न्याय की प्रक्रिया का यही लक्ष्य है, हर पहलू की गहराई से जांच करना ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। द लैबिरिंथ ऑफ जस्टिस हमें यह सिखाती है कि न्याय पाने के लिए धैर्य, साहस और सच्चाई के साथ खड़े रहना जरूरी है। निठारी हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि यह हमारे समाज की अंतरात्मा पर एक गहरा घाव है। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने बच्चों, अपने पड़ोस और अपने समाज की सुरक्षा के लिए कितने सजग हैं। ये कांड हमें यह समझाता है कि जब तक हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे अपराध दोहराए जाते रहेंगे। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें।